हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अगर स्क्रीन आपको दिख रहा हो, साउंड प्रॉपर हो, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी को फॉरवर्ड कैरी कराते हैं। सो इज द स्क्रीन देयर? Yes, sir. ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग जब लोग पढ़ रहे हैं और आपने काफी कुछ पढ़ रखा है उसके बारे में। लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात चल रही थी। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व कर लेते हो। कंडक्टिंग वायर अगर कनेक्टेड होता है तो रीड्रॉ कर लेते हो। बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज होता है, देन यू कैन यूज द कंडीशन फॉर दैट। सिमेट्री का भी यूज कर सकते हो, कई सारी चीजें। स्टार डेल्टा प्रोबेबली लास्ट में बताया था, तो बेटर होगा कि एग्जांपल पिक कर लेते हैं स्टार डेल्टा से, आपसे प्रैक्टिस करा लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। फिर स्टार डेल्टा को आप कैपेसिटर्स में भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूलाज हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। जो स्टार से डेल्टा कन्वर्जन के हैं वो वहां पर डेल्टा से स्टार पे लगाते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो एक एग्जांपल आपको दोनों के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, कैपेसिटर्स हो या फिर रजिस्टर्स हो। सो इससे कि अगर अपने को कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया गया है, आपसे बोलता है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। सो कोई दो पॉइंट्स आपको दे देगा ए और बी और बोलेगा कि उनके क्रॉस कितना इक्विवेलेंट है, बताइए। लेट्स से 1 ओम का है, ये 4 ओम का है, एंड दिस इज ऑफ 2 ओम। There's one more resistance over here, one more over there, and as well as there as well. और यहाँ पर B टर्मिनल है। This is 1 ohm, this is 2 ohm, and this is 4 ohm. अपने को A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ट्राई कीजिए, स्टार डेल्टा को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। एक बार आपका आंसर आएगा तो बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर सही हुआ, कहाँ पर गलत हुआ। अब देखो कितना पोर्शन व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नजर आएगा, बट नॉट अ बैलेंस्ड, क्योंकि R1 R2 का रेशियो R3 R4 के बराबर नहीं है, तो इस 4 ओम को रिमूव नहीं कर सकते हो, तो उसको रिटेन करना है। पैरेलली मैं भी इसको रीड्रॉ करता जाता, अब इसको ध्यान से अपने हिसाब से कर लो। मैं कुछ पॉइंट चूज करना चाहूंगा, जैसे कि लेट से ये जो पॉइंट है, लेट मी यूज द रेड कलर। दिस पॉइंट इज लेट से C पॉइंट, और मे बी लाइक इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं। ये कोई E पॉइंट है। सो रीड्रॉ करना है, और ये जो ECD वाला है इसको अलग से ड्रॉ कर देना है। सो ECD इसको कन्वर्ट करना है अपने को। सो बेटर वुड बी कि मैं दोनों फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। केवल इतना पोर्शन पहले अपने को वॉच करना है, फिर इसके बाद में इसको चेंज करना है। इनिशियली जो अपने को गिवन है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ से एक 4 ओम कनेक्टेड है, हियर इट इज 2 ओम, हियर इट इज 4 ohm. What I'm trying to draw is this.
और इस ये हमको डेल्टा जैसा नजर आ रहा है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। आप चाहो तो उसको डेल्टा जैसा बना सकते हो। इसी को ट्रांसफॉर्म करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्च करना अपने को इस तरह से कि सी रहे, ई टर्मिनल ई रहे एंड टी टर्मिनल डी रहे, बट स्टिल कनेक्शन हमारे बदल जाएंगे। ये जो रेजिस्टेंस है वो एक इधर आ जाए, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा सकें और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा सकें। So basically we are interested in converting this delta into this star. So डेल्टा से स्टार पे जाने के लिए हमारे पास कुछ रूल हुआ करते थे, उन रूल को हम लोग पता करेंगे। Let's call this resistance as R1, इसको हम R2 नाम देते हैं, इसको R3 नाम देते हैं। लास्ट क्लास में जो बताया था उसको फॉलो कीजिए और हम डेल्टा से स्टार जाने की कोशिश करें। डेल्टा टू स्टार आपको बताया होगा कि अगर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमको देखना होगा सी से पहले कौन से कनेक्टेड थे। जो भी दो कनेक्टेड थे सी से, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सब के सम से डिवाइड कर देते हैं। सो आपको R1 की वैल्यू एज पर दैट फॉर्मूला शुड बी कमिंग एज 4 into 4 divided by 4 plus 4 plus 2. This number will turn out as 16 divided by 10. Similarly, we can go for R2. और अगर हम R2 को निकाल पाते हैं तो R2 के लिए अपने को देखना होगा E से जो कनेक्टेड थे। सो 4 into 2 डिवाइड बाय टोटल 10 है, दैट इज बेसिकली 8/10। R3 की वैल्यू बारे में बात कर सकते हैं, D से कनेक्टेड है, सो 4 into 2 अगेन ये 8 बनेगा जाकर के, तो 8/10 हो जाएगा। शॉर्ट में मैंने लिख दिया फॉर्मूला। एक बार आपको फॉर्मूला से सप्लाई करना होता है, थोड़े से नंबर्स आएंगे फ्रैक्शन वगैरह में, उसको डील कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर बता सकते हैं। फिर अगर आपने ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया तो क्या हमारा जो पिक्चर था ओरिजिनल वो रीड्रॉ हो जाएगा? बिल्कुल रीड्रॉ हो जाएगा। तुम लोग रीड्रॉ करते हो उसको। रीड्रॉ करने में अपने पास एक पॉइंट ए रहेगा, गुड। उसके बाद एक रेजिस्टेंस रहेगा जिसका नाम होगा 1 ओम। फिर एक पॉइंट ई आएगा, यस। फिर इधर एक सी पॉइंट होगा, इधर एक डी पॉइंट होगा। ये ई सी डी का स्ट्रक्चर आपने बदला था, बाकी जो सी से कनेक्टेड है कीप दैट। जो डी से कनेक्टेड है कीप दैट। गो टू द बी लोकेशन। आई एम मूविंग वेरी स्लो जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। वो जो बाकी के तीन थे उनको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। सॉरी, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसका नाम R1 कर दिया, इसका नाम R2 कर दिया, इसका नाम R3 कर दिया, और ये जो था वो अभी भी वही रहेगा, दैट मीन्स 1 ओम, और ये अभी भी रहेगा 2 ओम। एक बार आपने ये ड्रॉ किया तो अब आपको जम जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो यू विल फाइंड कि ये R1 और 1 सीरीज पे जाएगा, ये R2 और R3 और 2 सीरीज पे जाएगा, और इधर R2 और 1 भी सीरीज पे जाएगा। So this could be further simplified to great extent. वो great extent ये होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा और दो रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। नाउ ये जो होगा R2 + 1 होगा। R2 कितना था? 8/10 + 1 कर दोगे तो 18/10 हो जाएगा, तो ये 18/10 के बराबर हुआ। अगेन R1 + 1 करना था आपको, R1 आपका 16 था और उसके साथ ये करना था तो 26/10 हो जाएगा। यहाँ पर R2 + 2 R3 + 2 करना था, R3 ये था, 2 से करेंगे तो 28/10 हो जाएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, या वी दैट वी कैन हैंडल।
इसके बाद आपको एटलीस्ट ये समझ में आ रहा होगा कि दो सीरीज पर हैं और दो पैरेलल हैं और उनको सिंपलीफाई करना है। आप इनको डेसिमल में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चल रहा है। बाकी आप समझदार हो। सो क्या हम आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल सकते हैं? आर इक्विवेलेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस थिंग, लाइक ये दोनों पैरेलल में होंगे और ये उसके साथ ये सीरीज में है, तो ऐड कर सकते हो। सो हाउ टू पुट इट, आपको डेसिमल में लिख लो तो ये 1.8 हो जाएगा, प्लस ये बनेगा 2.8 डिवाइड बाई 2.6 प्लस 2.8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो ऑप्शन भी हमारे लिए काफी रोल प्ले करते हैं। हो सकता है उतना प्रिसाइज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अपने को रफ आइडिया लग जाएगा ये किधर जा रहा है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग है तो 3 पॉइंट समथिंग पे चला जाएगा। कितना अप्रोप्रिएट जाता है, एग्जैक्टली जाता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। So whenever you are not able to decide series parallel combination and you are finding this kind of thing between the terminals, तो terminals आपको वही रखने हैं, उनके बीच का ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी जो भी कनेक्शन है, जहां भी जैसा कनेक्शन है, कीप देम एज सच। उससे क्या होगा कि जो सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था, आप सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। सो अनबैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज हो या कोई और भी स्टोरी हो, उसको यहाँ से कवर की जा सकती है। काफी यूजफुल है, बट अगर आएगा तो आप इसको यूज करोगे। चांसेस वैसे कम रहते हैं, बट स्टिल अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने के बाद दिखता है, तो कौन सा यूज करना वो डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क क्या है, और फिर अपने को एक दिमाग में रहेगा कि क्या इस वाले अरेंजमेंट को इस तरह से अरेंजमेंट करने से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, देन यू कैन ट्राई फॉर दैट। कैपेसिटर्स के केस में क्या होता है, वो अपोजिट होते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, उसको याद रखना है आपको। कैपेसिटर्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार डेल्टा में फॉर कैपेसिटर। उस समय नहीं बताया था, बिकॉज रेजिस्टेंस के साथ उसको एक्सप्लेन करना था। सो आप ऐसा बोलोगे कि लेट्स हमारे पास एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल बी है, तीसरा टर्मिनल सी है। इन एबीसी के अक्रॉस हम दो तरह से कैपेसिटर्स को अरेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक रेजिस्टेंसेस। वन वे वुड बी लाइक कि इसको डेल्टा बना लो, और अनदर वे इज कि इसको स्टार जैसा दिखा लो। They are also convertible in any network by a following relation. और इससे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दे आर इक्विवेलेंट, आइडेंटिकल, यू कैन कॉल देम। नाम दे सकते हैं, जैसे कि लेट्स से इसका नाम C1 देते हैं, इसका नाम C2 देते हैं, इसका नाम C3 देते हैं। आप कुछ और भी नाम दे सकते हो। ए के जस्ट अपोजिट है तो CA बोल देंगे, बी के जस्ट अपोजिट है तो CB बोल देंगे, ये CC बोल सकते हैं। PQR भी नाम दे सकते हो, वटेवर। CPCQCR भी बोल सकते हैं। सो डेल्टा से सपोज कर लीजिए हम स्टार की तरफ जाते हैं, और फिर स्टार से डेल्टा की तरफ जाते हैं। अभी आपने देखा रेजिस्टेंस का जो था, बस उसका रिवर्स होता है, ये याद रखना है। अगर ये अपने को गिवन है, ये निकालना है, इसको अपने को C1 निकालना है, तो C1 के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे रिवर्स वाला। दैट मीन्स C1 को निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज लाइक इनके कॉम्बिनेशंस, जैसे कि CA-CB प्लस CB-CC प्लस CC-CA। चेक कर लीजिए, लास्ट टाइम जो मैंने रेजिस्टेंस का दिखाया था, बस उसका रिवर्स किया मैंने। एंड डिवाइडेड बाय ये कैलकुलेट करना है, इसके जस्ट अपोजिट वाले से डिवाइड कर देंगे तो C आ जाएगा। Then after you can write C2, then after you can write C3 using the same formula or way. Otherwise means स्टार टू डेल्टा जाना होगा, देन तब भी जो दूसरा वाला वर्जन है उसको यूज कर लेंगे। सो स्टार अपने को दिया गया, ये निकालना है, जैसे CA निकालना है।
तो जब अपने को CA कैलकुलेट करना, C1 C2 C3 गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि CA कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, C2 C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 plus C3. Now you can copy for C, B, C, C and दोनों के लिए. So आपको एक ही याद रखना है रेजिस्टेंस वाला, बस इतना याद रखना है कि जो फॉर्मूला हम डेल्टा से स्टार पे लगाते थे, हम स्टार से डेल्टा पे लगाएंगे बस. और कैपेसिटर्स के लिए भी हम इक्विवेलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अपने को याद रखना आसान रहेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं सीरीज पैरेलल में वो अदरवाइज बिहेव कर रहे होते हैं, तो उस तरह से लगाया जा सकता है. ये मैंने नहीं किया, आप फिल कर सकते हो सेम लॉजिक लगा करके, सिमेट्रिकल है, फिल दैट. सो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में देखा कई तरीके केसेस में. लैडर की प्रॉब्लम हम लोगों ने कैपेसिटर में किया हुआ है. आप चाहोगे तो एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, हालांकि बहुत सिंपल है, मॉडल में भी आपको सॉल्व करके दिया गया है. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन बिट सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड है क्या ये, मतलब और कोई दूसरी अप्रोच है? और भी हमारे पास मेथड होता है, लाइक उसमें हमको चेहरा अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, लाइक कि किसी को रिमूव कर सकें और समथिंग लाइक दैट. दूसरा मेथड क्या होगा हमारे पास, आप इसको एक बैटरी से लगाओ, किरचॉफ इक्वेशंस बनाओ, V बैटरी लो, I करंट लो, सॉल्व कर डालो और देखो कि V की वैल्यू I के साथ कितनी आती है. यहाँ पे जो भी यहाँ पर आएगा वही रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो ये दूसरा मेथड हो जाता है. ये यूनिवर्सल मेथड है, एवरी टाइम यू कैन अप्लाई, एनी टाइम यू कैन अप्लाई. लेकिन ये नंबर कॉम्प्लेक्स आते हैं तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, तो हम चाहते हैं कि कोई दूसरा आइडिया मिले तो अच्छा है. तो स्टार डेल्टा, यू कैन थिंक ऑफ स्टार डेल्टा सिंपलेस्ट मेथड गिरता है इसके लिए, बाकी थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाएंगे. और भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने ये भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी. जैसे इसका रेशियो देखोगे ना तो ये 2:1 मिलेगा, इसका रेशियो 1:2 मिला है. तो जब अपोजिट रेशियो मिलते हैं ना तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि वो करेंस को देख लेते हैं कि करेंस किस तरह से जा रहा है, सिमेट्री को यूज करते हैं. हम यहाँ पर 3 भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर 5 भी लगा सकते हैं, तो कोई रेशियो नहीं मिलेगा, कोई रेशियो नहीं मिलेगा तो ये हमेशा वैलिड होगा. आई मीन लाइक ये हमेशा हमको आंसर देने के लिए रेडी रहेगा. सो ये ब्रॉडर वे है, इसलिए अपने को ये समझने का. एक लैडर का प्रॉब्लम कर लेते हैं. वैसे कि आप में से किसी ने पूछा भी था, डाउट एज अ डाउट, और हम लोगों ने कैपेसिटर में भी किया हुआ है, फिर भी कहीं आपको ऐसा ना लगे कि वो नहीं पिक किया गया. सो एक इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है. लेट से ये ए टर्मिनल है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया आपने, और ये बी टर्मिनल है. इसको आप रिपीट करते रहते हो और इसको आप इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करते रहते हो. तो ये लैडर जैसा दिखता है, इनफाइनाइट लैडर होता है. रेजिस्टेंसेस लेट्स से आर है और ये आर है, सबको आर आर बोल सकता है, सिंपलेस्ट केस हो जाएगा. कई बार फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देगा. लेट्स से ये 2R है, ये 2R है. लेट्स से 4R है, ये 4R है. एक और दिखाते हैं सो दैट कि वो सीरीज आपको क्लियर हो जाए. लेट्स से दिस इज 8R है और ये भी 8R है. इस तरह से ही कनेक्टेड है. सो आपने देखा था कैपेसिटर्स में भी कि व्हाट हैपेंड, लाइक कि वो कुछ जीपी जैसा बनता था, तो इनफाइनाइट में से एक टर्म्स को हटा देते थे, बाकी को यूज करके पता कर देते. ना यहाँ पर सभी रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है, चेंज हो रहे हैं, तो उस चेंज के पैटर्न को भी हम लोग वॉच कर सकते हैं. सो क्वेश्चन इज फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी. इसका जनरल वर्जन मॉडल में दे दिया गया, 2 की जगह k यूज कर लिया गया, तो k स्क्वायर आ जाएगा, k की पावर 3 आ जाएगी, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा. और भी कोई फैक्टर यूज कर सकते हैं. एनीवे हम लोग किस तरह से चलते हैं आप समझेंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू. कि हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, लेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को निकालना है आर ए वी,
उसका नाम आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसका तो आर इक्विवेलेंट नाम है ही। फिर अपने को एक साइकिल हटने के बाद या एक लूप हटने के बाद कुछ नए पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे पी क्यू। तो अगर ऐसा हुआ तो पी क्यू के बाद की जो स्टोरी है ना वो भी एक इनफाइनाइट लैडर है। तो देन आर पी क्यू कितना होगा ये अपने को समझना है। नाउ ए बी के अक्रॉस जो भी चल रहा था एग्जैक्टली वही पी के अक्रॉस चल रहा है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये आर से स्टार्ट होता है और ये 2r से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 2r को कोई r डैश मान लेते हैं तो ये r डैश बन जाएगा, ये 2r डैश बन जाएगा, ये 4r डैश बन जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर 2r को r डैश मानोगे तो फिर pq के क्रॉस r डैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। बेसिकली उसका इक्विवेलेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जिस फैक्टर से आगे बढ़ रहा है स्टोरी उस फैक्टर से उसको बढ़ा देंगे। तो ये जो पॉइंट है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अपने को लैडर वाली स्टोरी अप्लाई कर लेनी है, देन सिंपलीफाई करना है, जो भी आएगा वो अपना आंसर बन जाएगा। इफ अगर आप ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट मानते हो तो पी क्यू के क्रॉस 2r क्यू इक्विवेलेंट आएगा। ये पार्ट आपको समझा? नहीं समझा तो मैं इसको और एलेबोरेट कर देता हूँ। समझ गया होगा तो अपना काम हो जाता है। तो वहां से अपना फिर अपने पास एक इसको रीड्रॉ कर लेंगे सर्किट को। So let's say this is A point, this is B point, or this is R for us, this is another R, और ये P point था, ये Q point था। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट लगा लो आप, तो सभी को रिप्रेजेंट कर लेता है। तो ये 2R इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। एक बार ये 2R इक्विवेलेंट हुआ, री एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो क्या हो रहा है, इसका अपने को इक्विवेलेंट चाहिए था टोटल का, तो इसका मतलब टोटल को आप रिप्लेस करना चाह रहे थे आर इक्विवेलेंट से। चलता है। जब आप पी और क्यू के क्रॉस देखोगे, मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये पी था, ये क्यू था। पी और क्यू के क्रॉस आपको ऐसा दिखेगा, ये 2r दिखेगा, ये भी 2r दिखेगा। आगे बढ़ोगे, दिस विल अपीयर एज 4r, दिस इज गोइंग टू बी 4r, फर्दर यू मूव इट इज गोइंग टू बी 8r, 8r, और भी आप मूव करोगे तो नेक्स्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा आने वाला है, 16r आने वाला है। ये चल रहा है। नो, ये जो पी और क्यू के क्रॉस अपने को दिख रहे हैं और जो ए और बी के क्रॉस दिख रहा है, दोनों में अंतर दिख रहा होगा, क्योंकि ये r से स्टार्ट हुआ है और फिर 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, लेकिन ये 2r से स्टार्ट हुआ है फिर से 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। सो मल्टीप्लाई तो होता जा रहा है बाई सेम फैक्टर, लेकिन इसका जो बिगनिंग नंबर यानी इसका जो r है और इसका जो 2r है वो दोनों सेम है। सो अगर इसके 2r को, अगर आप इसके 2r को r डैश पकड़ते हो तो ये r डैश हो जाएगा, ये 2r डैश हो जाएगा, ये 4r डैश हो जाएगा, ये r डैश हो जाएगा, ये 2r डैश हो जाएगा, ये 4r डैश हो जाएगा। अब आपको एग्जैक्टली ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, r डैश 2r डैश 4r डैश, बस r को जगह r डैश लिखा गया है। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो जो इसका आया था, बस जहां पर r आ रहा था उसको इसके एक्सप्रेशन में जहां भी r आएगा उसको हम 2r से रिप्लेस कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि r का जो डायमेंशन होगा इक्विवेलेंट का वो r पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, इसलिए वो 2 फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है 10 पॉइंट। सो जो फैक्टर से वो आगे बढ़ रहा होगा सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 डन। देन आफ्टर आप इसको सिंपलीफाई करोगे, क्या करने वाले हो आप? ऐसा बोलोगे कि इसका इक्विवेलेंट हमको निकालना आता है, इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों आपस में पैरेलल पे जाएगा, उसके बाद ये सीरीज बनेगा, फिर जो आंसर आएगा वो आर इक्विवेलेंट बनेगा। तो मैं डायरेक्टली लिखूं तो आर इक्विवेलेंट वुड बी रिटन एज आर प्लस इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज गोइंग टू बी आर इनटू 2r इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय r प्लस 2r इक्विवेलेंट। ना ये एक इक्वेशन हो गई जिसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद क्वाड्रेटिक में जाएगा, सिंपलीफाई कर लोगे तो ये अपने पास बनेगा r इक्विवेलेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस 2 टाइम्स r इक्विवेलेंट का स्क्वायर is equal to r square plus 2 times r into r equivalent. Calculation you can check. This is going to 2 times r into r equivalent. There is a plus r into 2r equivalent basically. Now r equivalent square को आप एक तरफ कर लीजिए तो यह बन रहा है 2r equivalent का स्क्वायर
आर इक्विवेलेंट को एक साथ करेंगे तो ये 4 आर इक्विवेलेंट था और एक ये था, इस साइड आएगा तो माइनस का 3 बनना चाहिए, 2 to 4 minus 1 that's going to minus 3 r into r equivalent और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का लिखा हुआ इक्वल टू 0 है और ये इसका हम लोग फार्मूला डायरेक्टली जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट कितना आता है, माइनस बी विच इज 3r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज 9r स्क्वायर minus 4 yes a yes c which is minus r square डिवाइड बाई ट्वाइस ए 2 into 2। सो ये सारी कैलकुलेशन आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ से आप देखोगे ये आएगा 3r प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाओगे 8 प्लस 9 आपस में So that will come minus r into r equivalent. I don't know what you say minus r into No sir, sorry. ये आप देखो ये x से r इक्विवेलेंट को x पकड़ो और r को नंबर पकड़ो। सो this is a for us, this is b for us, this is c for us। Anyway, that's going to be 17 r square divided by 4। now 17 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 से बड़ा होगा तो माइनस साइन को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हुआ करते हैं। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अपने पास 3r प्लस रूट 17 r बाहर आ जाएगा डिवाइड बाई 4। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो r बाई 4 बाहर लिख लो 3 प्लस रूट 17, ये अपना फाइनल आंसर बन जाएगा, कॉपी कर सकते हो। सो कभी भी इनफाइनाइट लैडर दिया गया है, आपको क्या करने का, यू सिंपली सी कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, जनरली वो सेम वैल्यू देगा, नहीं देगा तो फिर अपने को देखना है कि एक लूप को आगे बढ़ने के बाद कैसा दिखता है, क्या एग्जैक्टली सेम दिखता है या किसी फैक्टर से चेंज हो रहा है। दैट फैक्टर शुड गो टू ऑल द रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर्स, फिर इसके बाद उसको सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके सो ये भी एक टाइप है। सो कई तरह से रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आपसे पूछा जा सकता है लैडर लगा करके, बाकी जो आपने देखा अभी तक उसको यूज करके। एक बार उसको कॉपी कर लीजिए, अगर कोई कंसर्न आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए काफी कुछ आपने पढ़ रखा है और आगे भी इसका यूज आता रहेगा या फिर पढ़ने को मिलता रहेगा अपने को। बढ़ सकते हैं आगे में। ये जो रेजिस्टेंस होता है, कई बार रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं सर्किट में और बीच में ऐसा एरो बना देगा या फिर ऐसा दिखाएगा। इसका भी एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रही है, तो टेक्निकली इसको हम रियोस्टेट कहते हैं। जब कोई भी वो रियोस्टेट बोलेगा या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेगा, उसको सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से दिखाएंगे कि आर, कई बार आर एच लिखता है या फिर आर लिखेगा। इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है। रजिस्टर को आप अगर कंसीडर करोगे तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए। ये जो सिंबल है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये किसी सर्किट का पार्ट है और इसको हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली एल को चेंज कर रहे होते हैं, एल को चेंज कर रहे होते हैं तो आर चेंज हो रहा होता है। सो रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ सर्किट में जब आप इसको यूज कर रहे हो ना, वहां पर उसकी यूज करने के टाइम पर उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। सो अगर हम यूज करने में अगर किसी इंस्टेंट पर हम आर की वैल्यू एक वैल्यू लेते हैं, किसी दूसरे इंस्टेंट पे दूसरा वैल्यू लेना चाहते हैं, सो अपने को वेरिएबल तो रेजिस्टेंस रखना है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन इन द सर्किट, इन द सर्किट उसको ये स्टेट बोलेंगे। सो
अपने लिए क्या होगा, या तो वेरिएबल देकर के पूछ लेगा कि बताइए कितना वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वो लेगा, या फिर आपसे ऐसा पूछ सकता है कि लाइक कितनी वैल्यू के लिए वो सर्किट सॉल्व हो रहा होगा, या फिर कई बार ऐसा ये सिंबल दिखाएगा जो दिखाया गया है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल मैं पिक कर रहा हूँ, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी लगाई हुई है, और इस बैटरी के साथ एक अरेंजमेंट है अपने पास कुछ ऐसा, और यहाँ पर हमारे पास ये स्विच टाइप का जिसको मूव करा सकते हैं। इसका मतलब आप इसको इधर मूव करा सकते हो, इधर मूव करा सकते हो। दिस क्वेश्चन इज मोर टू अंडरस्टैंड की सिंबल्स क्या मीनिंग करते हैं, बाकी सिंपल है। लेट्स से कि अपने पास 20 वोल्ट की बैटरी है, और लेट्स से कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। और जब ऐसा बना के बोलेगा तो ये जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू फिक्स होगी, इसको मूव कराने से हम वैल्यू को चेंज करेंगे कितना यूज करना है। और जब ऐसा बनाएगा इसका मतलब है इसकी वैल्यू ही बदल रही है। मे बी लाइक ये किसी का फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स से ये जो टर्मिनल पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, ये जो टर्मिनल पॉइंट है इस पॉइंट का बी दे देते हैं, और ये जॉकी है या जे है या स्विच है या जो भी नाम दो, ये जे को आप मूव कराते हो। आपसे पूछेगा फाइंड, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर करना है। फाइंड current in the circuit number A when J is at A। सो अपने को पता करना है कि जब J की वैल्यू A पर हो, दैट मीन्स ये जॉकी है जिसको आप मूव करा लेते हो वो A पर लगी हुई है, उस समय सर्किट पर कितना करंट चलेगा ये बताइए। अब कॉमन सेंस लगाओगे, बहुत सिंपल है, बट उसी सेंस को मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कि अगर फ्यूचर में आए तो आप एग्जैक्टली वही करेंगे। सो इसका मतलब है जब J आपने यहाँ पर लगा दिया, व्हाट अबाउट दिस रेजिस्टेंस, यू विल फाइंड कि वो रेजिस्टेंस यूज में नहीं है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नहीं है। यस, सो दैट रेजिस्टेंस इज नॉट कनेक्टेड। सो अपने लिए जो सर्किट रहेगा वही रहेगा, मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 2 ohm, that's all, that's battery, that's connection, there's something connected, unconnected 3 ohm। सो आप जानते हो कि करंट को चलने के लिए सर्किट चाहिए, क्लोज लूप चाहिए, क्लोज लूप पे चलता है, अदरवाइज वो चलता नहीं है, इस पे नहीं जाएगा, नो करंट विल फ्लो इन दिस। सो अगर ये करंट आपका I है, सो I की वैल्यू बहुत इजीली निकल के आ जाएगी, I इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, दैट इज 10 एम्पियर। तो इस तरह से ड्रॉ करने वाली क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। B नीड नॉट टू से, इसका आंसर आप दे दोगे, व्हेन J इज एट P। तो अब J को अगर आप B पे ले गए, यहाँ पर ले गए, तो ये जो 3 ओम है ना, वो पूरा का पूरा इनसाइड आ गया, तो उस समय कितना करंट आएगा, ये दूसरा पार्ट है, 4 एम्पियर। सो यू विल से 20 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, दैट इज 4 एम्पियर। वो किसी और पार्ट को भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि लाइक ना तो ए पर है ना ही बी पर है, किसी एक फ्रैक्शन ऑफ लेंथ पर है, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ पर है। तो अगर ये फ्रैक्शन ऑफ लेंथ पर है तो कितना होगा, तो अगर ऐसा बोलता है व्हेन J is at 2/3 length from A। सो अगर J की वैल्यू कुछ ऐसी लगाई है जो A से 2/3 लेंथ पर गया, बता सकते हैं क्योंकि अपने को पता है ना रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और द वे लेंथ चेंजेस रेजिस्टेंस विल चेंज। सो ये जो रेजिस्टेंस इसका बचेगा वो भी 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। उसको सर्किट में कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए सर्किट में बता देता हूँ, 2 पूरा आ जाएगा, और इस 3 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक 2/3 वाला अलग कर लेंगे और 1 अलग कर लेंगे। सर्किट हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा।
because the 2/3 of 3. The 2/3 of 3 is 2, so 2 is inside, 1 is outside. These two together is a 3. So jockey is somewhere there. आंसर बहुत ऑब्वियस है, सिंपल है. अब हमारे लिए 2 + 2 4 हो जाएगा. सो हम बोलेंगे आई की जो वैल्यू इस केस में आ रहा है 20 / 4, दैट इज 5 एम्पियर. सो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और जो आपने समझ लिया है कि रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. मल्टी वेज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, एंड इफ इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस कनेक्शन, सो यू कैन थिंक ऑफ कि लेंथ के प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस रहने वाला है, और कोई भी पोर्शन बोलेगा उस पोर्शन को हम इनसाइड करके अपना आंसर बता सकते हैं. सो 5 एम्पियर इज अ परफेक्टली करेक्ट आंसर. ओके, सो ये रेजिस्टेंस के वेरिएबल का केस हो गया जिसको हम लोगों ने कर लिया. इसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पर आते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक दो पॉइंट्स बचे होंगे तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बाद में भी कर लेंगे. अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में. सो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये वो डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज करते हैं फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करेंट्स, मे बी पोटेंशियल डिफरेंस, मे बी रेजिस्टेंस, मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू दैट. सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी ओवर आफ्टर इंस्ट्रूमेंट. इसके बाद एक दो पॉइंट्स बचेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ, हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज और सेल्स बचा हुआ है, उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बाद कर लेंगे, फिर ये ओवर हो जाएगा. सो ऑलमोस्ट इज डन. करंट इलेक्ट्रिसिटी, इंस्ट्रूमेंट्स बचा हुआ है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बचा हुआ है. सो ये दो पॉइंट्स हैं, बाकी एक दो पॉइंट्स होंगे तो उनको भी कवर करेंगे. मेजॉरिटी भी हैव कवर्ड. इस चैप्टर में मेजॉरिटी क्या है? सर्किट सॉल्विंग है, और सर्किट सॉल्विंग की आपको प्रैक्टिस करनी है. आप चाहोगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं सर्किट सॉल्विंग के लिए, अगर अभी नहीं किए हैं. सर्किट दिया जाएगा, किसी में करंट पूछेगा, रेजिस्टेंस अननोन होगा, किरचॉफ्स लॉ बेसिकली लगाना, पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंडेंट है. सो आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, उसका डिस्कशन कर लेंगे. सो सर्किट सॉल्विंग के आइडियाज आपको पता चल जाएंगे. डीपीपीज भी आप सॉल्व कर रहे हो, चलेगा. सो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर understanding, solving, or studying these electrical circuits. अगर आपको लेट्स से करंट मेजर करना है, कोई आपसे बोलता है करंट मेजर करना है, तो अपने को ये समझना होता है कि हम किस स्टेज पर हैं, क्या किस तरह से मेजर कराना चाहता है. क्या वो क्वेश्चन दे करके हमसे कैलकुलेशन करके मेजर कराना चाहता है? कैलकुलेशन करके मेजर करना चाहेगा तो हम dq/dt यूज कर लेंगे, या फिर NEAVD यूज कर लेंगे. तो ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हैं. लेकिन अगर हमको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना हो या मेजर करना हो, तो फिर प्रैक्टिकली यानी लैबोरेटरी में, या फिर आपके जो ट्यूबलाइट पे लाइट आ रहा है, करंट आ रहा है, उसको मेजर करना हो, तो उसके लिए फिर आपको ये डिटेल्स नॉर्मली नहीं पता रहेंगे. तो फिर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट आपको बताएगा कि कितना करंट जा रहा है. सिमिलरली पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, या फिर पोटेंशियल मेजर करना होगा, तो उसके लिए भी एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी. तो सभी के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ती है. आपको पता होगा कि करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं. सो सबसे पहले जो डिवाइस, बेसिक डिवाइस है, उसको हम लोग समझते हैं. उसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर. अपने को मेन फोकस इस बात पे देना है कि हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, व्हाट अजम्पशंस इट कैरी, और क्या पर्पस होता है. सो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी सर्किट पे करंट रन कर रहा है या नहीं, और अगर रन कर रहा है तो किस डायरेक्शन में रन कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए किया जाता है. सो लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट that is used to check the current flow, और ऐसा लिख सकते हैं, it is used to measure
small currents in a circuit, और सर्किट से अप्रोप्रिएट होगा इन अ वायर, क्योंकि सर्किट वायर से मिलकर बना होता है, बहुत सारे वायर्स हो सकते हैं। तो किस वायर पे आपको मेजर करना है, उस वायर पर आप इस डिवाइस को लगाओगे और करंट को मेजर करोगे। यहाँ पर स्मॉल वर्ड यूज किया गया है। स्मॉल का मतलब पर्टिकुलर है। बेसिकली हम लोग ये चेक करते हैं कि वेदर देयर इज अ करंट और नॉट। हम करंट को मेजर नहीं करते हैं, उसकी वैल्यूज नहीं मेजर करते हैं, रादर ये मेजर करते हैं कि वेदर देयर इज अ करंट और नॉट। सो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। रिप्रेजेंट कैसे करने का, रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल बना देते हैं और उसके बीच में जी लिख देंगे, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। दो टर्मिनल, ये दो टर्मिनल डिवाइसेस हैं। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे टू टर्मिनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा, एक नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। जैसे हम लोग बैटरी भी देखते हैं, टू टर्मिनल डिवाइस है। रेजिस्टेंस भी देखते हैं, टू टर्मिनल डिवाइस है। कैपेसिटर भी देखते हैं, टू टर्मिनल एलिमेंट है। तो ये सारे टू टर्मिनल्स हैं। आगे चल करके आप देखोगे हमारे पास थ्री टर्मिनल भी स्टोरीज होती है कि तीन टर्मिनल की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल टर्मिनल भी बनाए जा सकते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं इट इज टू टर्मिनल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट और स्मॉल करंट और टू चेक द करंट इन द सर्किट और इन द वायर। रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। और ये आपको बताएगा कि क्या चल रहा है। सो थोड़ा सा इनसाइड में देखते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली इस इंस्ट्रूमेंट को देखोगे तो कुछ ऐसा रहेगा। एक डायल होता है जो जिसपे आपको दिख रहा होता है, यहाँ पर कुछ जीरो जैसा रहता है, यहाँ पर मार्किंग रहते हैं। मिली एम्पियर्स, माइक्रो एम्पियर्स, बहुत छोटा सा रहता है क्योंकि हमको बहुत फीबल अमाउंट ऑफ करंट चेक करनी होती है। और एक पॉइंट मेजर पॉइंट होता है। ये डायल इस तरह से रहेगा। एक पॉइंटर होता है यहाँ पर जो कि पॉइंट करता है। वो इस तरह से पॉइंट कर सकता है और मे बी लाइक इस तरह से पॉइंट कर सकता है, इधर 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 पॉइंट कर सकता है, जस्ट लाइक इन वॉच। सो इस पॉइंटर को देख करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर पॉइंटर यहाँ पर है, ओ पर है, जीरो पर है बेसिकली, तो इसको बोलते हैं नो डिफ्लेक्शन। अगर इस तरह से आ रहा है इसका मतलब है इस तरफ डिफ्लेक्शन है, इधर जाएगा तो बोलेंगे इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब डाउन साइड आएगा तो उसको बोलेंगे फुल डिफ्लेक्शन है। सो जब आप इन दो टर्मिनल्स को किसी वायर से कनेक्ट करते हो, तो अगर यहाँ से कोई करंट इस तरफ से जा रही होगी, लेट से इस तरफ से जा रही होगी, तो मे बी की जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरफ आएगा। तो ये अपने को बताएगा कि करंट इस सेंस में जा रही है। अगर ये डिफ्लेक्शन इधर गया, इसका मतलब करंट इधर से आ रही है। सो पॉइंट इज कि हम डिफ्लेक्शन को देख करके बता सकते हैं कि करंट किस तरफ से जा रही है। सो इस वायर पे जाने वाली करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा। उसी तरह से इसके डिफ्लेक्शन आएंगे। अगर ये जीरो पर पॉइंटेड है, इसको मतलब नो करंट है, तो इसको बोलेंगे नल पॉइंट और जीरो डिफ्लेक्शन। व्हाट डज दैट इज गोइंग टू मीन? इसका मीनिंग आएगा नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से बस सुनते रहना है और समझते रहना है। जहाँ पर कंसर्न है बोलने का। यस, यू वांट टू से समथिंग? Sir, does the galvanometer has positive and negative terminals? No, it doesn't. Sir, so how do we judge the direction of current? Like if the point is deflecting towards the right, and if the right is positive amperes, so how will Okay. check if it's going right or left? For that we have a symbols. Okay. Yeah, for that we have a symbols. Like कि ऐसा इंडिकेशन रहता है। आप उसको प्लस माइनस के टर्म में बोलो या किसी और कलर के टर्म में बोलो कि वो इंस्ट्रूमेंट जब आप परचेज करके लाओगे तो उस पर लिखा होगा कि लाइक जैसे ये वायर गया, तो अगर इधर से करंट जाएगा तो उसका डिफ्लेक्शन इधर जाएगा, वो इंडिकेट करेगा कि लाइक अगर इसको पॉजिटिव बोला है तो इसको बोलेगा कि अंदर से पॉजिटिव है। सो इट विल हैव इंडिकेशंस लाइक कि एक तरफ जाने से पॉजिटिव आ रहा है, और फिर ऐसा बनाएगा कि अगर ये टर्मिनल आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन यहाँ पे नेगेटिव है। तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि करंट यहाँ वाली पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वाला इधर लेफ्ट से राइट जाएगा। यस, उस तरह के इंडिकेशंस रहते हैं उसके पास, so that we can identify where in which direction the current is moving. उसको प्लस माइनस से भी इंडिकेट किया जा सकता है, उसको सिंबल से भी किया जा सकता है, उसको लिख करके भी बताया जा सकता है। सो इंस्ट्रूमेंट विल हैव दैट थिंग
सो दैट यू कैन रीड इट और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है. पॉइंट इज कि अगर ये 0 पर जा रहा है तो नल है, कोई करंट नहीं जा रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन है. एक बार सपोज के लिए करंट आपकी इधर जा रही थी, फिर बदल के ये डिफ्लेक्शन इधर हो गया, तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन जरूर निकालेंगे कि करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली है. तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये जानने के लिए होता है कि कब करंट चेंज किया, क्या एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज किया, वो पता कर सकते हैं. क्या जीरो करंट है वो पता कर सकते हैं. और वो इंस्ट्रूमेंट में मेजर्ड रहेगा कि किस डायरेक्शन पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, किस डायरेक्शन का नेगेटिव डिफ्लेक्शन है. जनरली ये डायरेक्शन जो रहेगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, डिफ्लेक्शन के इंडिकेट करेगी. बट वो इंस्ट्रूमेंट खुद अपना कैरी करके चलेगा. दूसरा पॉइंट ये होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा. 2 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी ये सब रीडिंग है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर रीडिंग बताएगा तो उसको मान लेंगे. एक तो टॉप वाला पॉइंट हमारे काम करेगा, दूसरा नीचे वाला पॉइंट रहेगा. जब वो नीचे वाले पॉइंट को पॉइंट आउट करेगा उसको बोलेंगे फुल डिफ्लेक्शन. सो दैट वाज वन जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी फुल डिफ्लेक्शन. फुल डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर पे जितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, जितना मैक्सिमम करंट जा सकता है वही मैक्सिमम करंट चल रहा है. क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा कि ये स्मॉल करंट मेजर करते हैं. सो अगर ये स्मॉल करंट मेजर करता है, इसका मैक्सिमम एक लिमिट है. और जब आप इंस्ट्रूमेंट परचेज करने जाओगे तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपको बताएगा. तो फुल डिफ्लेक्शन में वो मैक्सिमम करंट को लेके जाता है, ये अपने को पता चल जाएगा. कैसा दिखेगा फुल डिफ्लेक्शन वो बता देता हूँ. इस तरह का आपका डाल रहेगा और एक जीरो होगा कहीं पर और इधर नंबर्स होंगे. लेफ्ट एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है, आपको पता है. तो फुल डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ. हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है. तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, और ये फुल डिफ्लेक्शन है. फुल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम करंट. इसको हम लोग IG से इंडिकेट करते हैं. मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर. अब ये मैक्सिमम करंट कितना है ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है. व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज इट यू आर गोइंग टू गेट इट. So, जब कभी एक इंस्ट्रूमेंट को गैल्वेनोमीटर परचेज करने जाओगे, जैसे कि आप बल्ब लेने जाते हो तो उसमें रेटिंग बताता है, तो इसकी भी रेटिंग बताता है, इसके भी पैरामीटर्स रहते हैं. तो वो आपको 2 वैल्यू बताएगा, एक IG बताएगा और दूसरा एक RG बताएगा. ये कॉइल है. RG को बोलते हैं ये कॉइल रेजिस्टेंस है. इसके अंदर जो कुछ कॉइलिंग होती है या कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. IG इज द करंट इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द फुल डिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. तो IG तब होती है जब फुल डिफ्लेक्शन हो रहा होता है. सो फुल डिफ्लेक्शन की करंट ये आपको बताएगा. और RG इज नोन एज कॉइल रेजिस्टेंस. तो मैं पहले लिख देता हूँ. RG इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड कॉइल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. IG is a full deflection current. Full deflection current. ये जो फुल डिफ्लेक्शन है लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, राइट साइड से भी आ सकता है. दैट मीन्स इसके दोनों तरफ करंट चल सकता है और दोनों एक मैक्सिमम वैल्यू तक चल सकता है. किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप करंट देखोगे ना गैल्वेनोमीटर से, अगर मान लीजिए एक करंट जा रहा है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, सो दिस करंट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू IG in magnitude. So current runs from 0 value to maximum value. Either of the way, प्लस माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. सो करंट विल बी आइदर 0 at that will be at null point or zero deflection, and this maximum deflection या full deflection पर maximum current रहेगी, या उसके बीच में कोई current हो सकती है. So galvanometer permits a current between a least value which is 0 to max value which is rating. इसका मतलब उससे ज्यादा नहीं मेजर कर सकता है. इसका मतलब है ये स्मॉल करंट्स को मेजर करता है. तो ये गैल्वेनोमीटर के बारे में बेसिक आइडियाज है. और IG की वैल्यू बहुत कम होती है. बहुत कम मतलब मिलीमीटर्स माइक्रोमीटर्स टाइप की होती है. सॉरी एम्पियर्स होती है. मिली एम्पियर्स माइक्रो एम्पियर्स बहुत छोटा होता है. सो दैट हम ये समझ सकें कि किसी वायर में करंट चल रहा है या नहीं. अब देखो ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में सपोज के लिए कोई वायर है, उस पर करंट जा रहा है या नहीं, आप देख करके नहीं बता सकते हो.
ऑफ कोर्स आप टच नहीं करना चाहोगे बिकॉज दैट्स रिस्की। सो उसके लिए क्या करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर को रखेंगे, उसको टच करेंगे, देखेंगे डिफ्लेक्शन है या नहीं है। जो टेस्टर है, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो टेस्टर लेकर के आता है, टच करता है, ग्लो करता है, करंट अगर जा रही होती है, वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर है। वो ग्लो एक इंडिकेशन है, लाइट से उसका इंडिकेशन दे दिया है सिंप्लिसिटी के लिए, सो बताता है कि देयर इज अ करंट, सो दैट्स अ गैल्वेनोमीटर। और अगर कैलकुलेशन करनी होगी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आते हैं, इसलिए हमको आईजी समझना है, आरजी समझना है, और करंट कहाँ से कहाँ तक, रेंज ऑफ करंट, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ करंट, वो अपने को समझना है। फुल डिफ्लेक्शन क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये समझना है। ये फुल डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन हमको बहुत यूज करना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फुल डिफ्लेक्शन में मैक्सिमम करंट होती है, नल डिफ्लेक्शन में और नल पॉइंट पर जीरो करंट होती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और आपका आंसर हमें बताएगा कि आप किस तरह से समझ रहे हो और किस तरह से रिलेट कर रहे हो, ना केवल समझना बट रिलेट करना भी। लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलता है हमारे पास एक सर्किट है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है। इसको अपने एक बैटरी से लगा रखा है और लेट्स से कि ये जो है अपने पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। आपने क्या किया, आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया, उस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक स्विच भी लगा दिया। इस सर्किट पर करंट जा रहा था यहाँ पर 15 वोल्ट की बैटरी से, ये सर्किट चल रहा था, स्विच ओपन है, इनिशियली स्विच वाज ओपन। क्वेश्चन इज इफ switch S is closed, then find deflection of galvanometer। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब हुआ अपने को ये बताना है कि ये किस तरह का डिफ्लेक्शन देने वाला है, जीरो डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन और क्या। जब आप इसको क्लोज करोगे ना तो आपको पता है कि इसका एक आरजी होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रेस हो गया, यू नो दैट। So how much the current is going to go in this? So current on this branch becomes zero. You know that. Good. Perfect. So आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। आप बोलोगे कि जैसे आपने कनेक्ट किया, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रेस है, since it is balanced व्हीटस्टोन ब्रेस and we know the theory कि I must be equal to zero. That means null deflection, null point, zero deflection. Galvanometer will not going to indicate any deflection. So ये तो क्वेश्चन हुआ, ये इसका एप्लीकेशन भी है। व्हीटस्टोन ब्रेस बैलेंस है या नहीं, कैसे हम चेक करेंगे? सो अगर प्रैक्टिकली आप जब लेबोरेटरी में जाओगे, आईटीज में जब एक्सपेरिमेंट करोगे, सर्किट्स ड्रॉ करोगे, तो अगर कहीं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रेस आया तो आप उसको चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, वो रेजिस्टेंस हमने को नहीं पता होते हैं, अपने को चेक करना होता है कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो उसको चेक करने का हमारे पास क्या तरीका, हम एक गैल्वेनोमीटर पिक करेंगे, गैल्वेनोमीटर को इस सी और डी पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया, हम कोशिश करेंगे कि वो जीरो हो जाए, क्या उसका रीडिंग नल पॉइंट आ जाए। अगर वो नल पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रेस रहा होगा, या फिर जो भी डिफ्लेक्शन आएगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वेदर इट्स बैलेंस और नॉट। सो हम बैलेंस और नॉट ये बता सकते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए हम रेजिस्टेंस को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए 9 ओम से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया था जो कि आपको पता नहीं कितना था, बैलेंस नहीं हो रहा था, फिर इसको बदलो, फिर देखो डिफ्लेक्शन एक ही तरफ जा रहा है, फिर बदलो, फिर बदलो, फिर बदलो। जब डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब उसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। फिर और भी रेजिस्टेंस को बदल करके प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके हम ये केस डिसाइड कर सकते हैं कि जब इसमें करंट जीरो हो जाए। जैसे ही करंट जीरो आया, इसे बैलेंस्ड। सो व्हीटस्टोन ब्रेस को बैलेंसिंग करने के लिए गैल्वेनोमीटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए सभी इंस्ट्रूमेंट में इसका रोल रहता है।
ओके, सो आपको बेसिक आइडिया लगा कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है, वो करंट को चेक करता है, करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू से कम को मेजर करता है। डिफ्लेक्शन नल और फुल को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, बीच वाली वैल्यूज आएंगी उनको भी यूज कर सकते हैं। माय गुडनेस, ओके। फिर आपसे पूछेगा गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है तो किस तरह के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। सपोज कर लीजिए किसी वायर में आपको करंट को पता करनी है और आपके पास गैल्वेनोमीटर है, तो आप क्या करोगे? तो जैसे कि ये जो वायर है, इस वायर पे अपने को पता करनी थी, तो अपने को क्या किया, आपने वायर को कट कर दिया 2 पार्ट में और उसके बाद आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब जिस वायर पे अपने को करंट चाहिए उस वायर पर आपको सीरीज में कनेक्ट करना होता है। अगर आपको सपोज कर लीजिए यहाँ पे पता करना है इस वाली लोकेशन पे, तो आप क्या करोगे कि इस वायर को पहले ब्रेक कर दोगे और फिर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को अप्लाई कर दोगे। So galvanometer is connected to the wire in which we are interested in the form of series. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं किस कॉम्बिनेशन में लगाना है, तो चलेगा ना। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाना रिस्की हो जाता है। यहाँ पर हम लोग जनरली गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि यहाँ से हो सकता है ज्यादा बड़ी करंट चल रही हो और गैल्वेनोमीटर कैपेबल नहीं होगा मेजर करने के लिए, क्योंकि वो स्मॉल करंट को ही मेजर करता है। तो वहाँ पर हम दूसरी डिवाइस लगाते हैं जिसको अमीटर बोलते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर को भी हम लोग सीरीज में लगाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज with the wire or with the element or instrument जिससे करंट निकालना होता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद element through which current is to be tested. Current is to be tested. जिसका करंट आपको टेस्ट करना उसी के साथ लगाते हैं। सपोज के लिए 9 ओम से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपको गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाना होगा जो कि इसके साथ सीरीज पर होगा। यहाँ पर हम R5 दिखा सकते थे और बोलते हैं कि R5 से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो R5 के साथ गैल्वेनोमीटर सीरीज पे लगाया गया। ओके, छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंस्ट्रूमेंट था, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। इसके बाद जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है पॉपुलरली हम लोग यूज करते हैं, जैसे अमीटर और एम्पियर मीटर, कुछ भी नाम दो चलता है। अमीटर सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे, सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर ए लिख देंगे। ये भी 2 टर्मिनल डिवाइस है, तो 2 टर्मिनल्स होंगे हमारे पास और इन टर्मिनल को वायर के साथ कनेक्ट करना है। अपने को समझना है कि ये इसका पर्पस क्या है और किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं। सो इट इज यूज्ड टू मेजर current through any element in a circuit. So किसी सर्किट में किसी एलिमेंट से कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करना होता है। तो जब कभी आपको करंट मेजर करना हो तो गैल्वेनोमीटर नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है? अमीटर यूज करना है। गैल्वेनोमीटर कब यूज करना है? जब आपको करंट चेक करनी हो, टेस्ट करना हो। सो दैट्स अ डिफरेंस, कई बार आपसे पूछ लेते हैं। फिर इसको अगर जिस एलिमेंट के थ्रू आपको करंट पता करनी है उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें भी कॉइल्स वगैरह होती है, इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है और हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कैसा हो, नेग्लिजिबल हो। इट शुड हैव, और ऐसा लिखते हैं इट्स रेजिस्टेंस इज मिनिमम, इज केप्ट मिनिमम। दैट मीन्स उसके रेजिस्टेंस को हम कम से कम बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि उसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना आए, सो दैट कि उसकी वजह से कोई किरचॉफ इक्वेशन में सब्सटेंशियल चेंज ना आए। तो आपसे पूछ सकता है कि अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो हम बोलेंगे कि मिनिमम होता है, लीस्ट होता है, नेग्लिजिबल होता है। आइडियल कंडीशन में कितना होता है? 0 होता है।
आइडियली 0 होता है, बट 0 रेजिस्टेंस हम प्रैक्टिकली नहीं बना पाते हैं, तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, बट लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। नोट कर सकते हो। सो एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको ऐसा बोलेगा कि लेट्स से अपने पास एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और यहाँ पर एक अमीटर लगाया हमने, और ये बैटरी लगी हुई है। लेट्स से जो बैटरी है वो 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर इस तरह से कंबाइन किया है, कई बार एग्जाम में उसने पूछा कि बताइए कौन सा सही कॉम्बिनेशन है, तो वो भी अपने को लर्न करना है, इसलिए हम लोग ये सब समझ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अमीटर होगा, ये एम्पियर मीटर होगा, वो करंट को मेजर कर रहा होगा। किस से पास होने वाले करंट को मेजर कर रहा होगा? बैटरी से पास होने वाला, 2 ओम से पास होने वाला, 4 ओम से पास होने वाला, या फिर 5 ओम से पास होने वाला। तो आप लैंग्वेज के हिसाब से जाओगे, आपको समझ में आएगा। जिस एलिमेंट से पास होने वाला करंट को हम मेजर करते हैं, उसके साथ इसको सीरीज पे लगाते हैं। तो ये 5 ओम के साथ कनेक्टेड है सीरीज में, इसलिए ये जो करंट मेजर करेगा वो 5 ओम की करंट को मेजर करेगा, ना कि बैटरी का, ना ही किसी और का। यस। सो आप पाओगे कि ये करंट को मेजर करेगा जो कि 5 ओम से जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर, और ये जो एम्पियर मीटर लगा हुआ उसकी रीडिंग कितनी आएगी ये बतानी अपने को। So you try and let me know how much the value of current through the ammeter is. That means कितना उसका रीडिंग है। साथ में मैं सॉल्व करता हूँ, और केवल आंसर ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्वॉल्व है। अब देखोगे कि यहाँ से कोई करंट आई पकड़ोगे, ये आई जाएगा, यहाँ पर आई आएगा, फिर आप जानते हो ये बाइफर्केट होगा, यहाँ पर I1 बोल सकते हो, यहाँ पर I2 बोल सकते हो, ये I2 इससे पास करेगा, तो अमीटर से जो जा रहा है वो I2 है, इसलिए अमीटर I2 को मेजर करेगा, और यहाँ से फिर से I1 जाएगा। ये अपना सर्किट हो गया। किरचॉफ्स लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो इसका खुद का रेजिस्टेंस आएगा, और उसकी वजह से इस पे चेंजेस आने वाले हैं। इसका खुद का रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। सो बहुत सारे क्वेश्चन में वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस ऑफ एम्पियर मीटर दे देगा। अगर आर ए की वैल्यू दी है तो उसको एज ए रेजिस्टेंस डील करेंगे और किरचॉफ इक्वेशन में यूज करेंगे। अगर उसने रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो उसको हम आइडियली मान करके चलेंगे और जीरो करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग आइडियल लेके चल रहे हैं, जीरो मान करके चल रहे हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है, एक लूप इक्वेशन लगा लो बाहर के लिए, अपना काम हो जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे कि I2 into 5 plus I2 into resistance of ammeter must be equal to 10। ये इक्वेशन बनेगी। इन केस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज नॉन जीरो, तो हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। If RA is equal to 0, that means ammeter does not have any resistance, which is ideal condition, not practical one. So यहाँ से I2 की वैल्यू अपने को 2 एम्पियर नजर आ जाती है, जो आपने आंसर दिया, परफेक्ट आंसर दिया है। नो, ये 2 एम्पियर भी आएगी जब इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। नाउ थिंक अबाउट कि ये जो एमीटर है, एक डिवाइस है, डिवाइस में कंडक्टर्स बने होंगे, कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस होते हैं, तो आप पाओगे कि ये कभी 0 नहीं आएगा प्रैक्टिकली। तो अगर ये 0 नहीं आएगा, लिसन दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ये 0 नहीं आएगा तो ये I2 की वैल्यू 2 नहीं आएगी, I2 की वैल्यू बदल जाएगी। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि I2 की वैल्यू प्रैक्टिकली कितनी होगी? क्या प्रैक्टिकली I2 की वैल्यू 2 होगी, 2 से ज्यादा होगी, 2 से कम होगी? तो आप देखोगे कि जब प्रैक्टिकली आप निकाल रहे होते तो आपको I2 की वैल्यू मिलती 10 डिवाइड बाई 5 प्लस RA, and RA is non-zero, so that means denominator is going to grow up, so overall it will decrease. So इसका मतलब है प्रैक्टिकली इस पे जो करंट जाएगी वो 2 एम्पियर से कम जाएगी। तो एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन बन गया। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि अमीटर की रीडिंग बताइए, दैट्स अ चाइल्डिश क्वेश्चन। वो आपसे ये पूछेगा कि अगर अमीटर लगा हो तो अमीटर की रीडिंग कितनी होगी
ऑप्शन कैसे देगा? 2 एम्पियर, मोर देन 2 एम्पियर, लेस देन 2 एम्पियर और एनीथिंग एल्स वी डोंट नो। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द वे, दिस वे वी कैन आंसर इट, इट्स गोइंग टू बी लेस देन 2 एम्पियर। और आइडियली बोल देगा तो 2 एम्पियर। तो ऑप्शन ऐसे बना सकता है 2 एम्पियर व्हेन इट इज आइडियल, लेस देन 2 एम्पियर व्हेन इट्स रियल एंड ऑल दैट, हम बता सकते हैं। सो आप पाओगे कि यहाँ से और भी कुछ लर्न करने वाले पॉइंट्स हैं कि अगर हम अमीटर से करंट को मेजर करते हैं, अमीटर से करंट को मेजर करते हैं प्रैक्टिकली, तो जो एक्चुअल करंट होती है वो हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जब आप अमीटर को कनेक्ट करते हो आप सर्किट को बदल देते हो। सर्किट विल चेंज एज सून एज यू कनेक्ट अमीटर बिकॉज अमीटर कैरीज रेजिस्टेंस। So this ammeter is not a perfect device, it's imperfect. और हम जीरो रेजिस्टेंस वाला तो बना ही नहीं सकते इसको, ये कभी भी हमारे लिए परफेक्ट काम नहीं करेगा। इसका मतलब अमीटर से जो हम लोग करंट मेजर करते हैं दैट्स नॉट प्रिसाइज, बट यस दैट्स एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज जो चेंजेस आते हैं वो बहुत कम आते हैं। तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा। और दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो अगर ये हमारा एरर भी आ रहा है तो हम एरर को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज वी हैव नो अदर बेटर ऑप्शन टू मेजर द करंट। दिस इज द इजिली अवेलेबल यूजर फ्रेंडली ऑप्शन दैट वी हैव। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या एम्पियर मीटर कभी करंट को सही से मेजर कर सकता है? आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं मेजर कर सकता है? क्योंकि इसको फंक्शन करने के लिए वो सर्किट की करंट लेता है। कई बार स्टेटमेंट को ट्विस्ट करेगा। देखो ये एक डिवाइस है, ये कुछ आपको आउटपुट देने वाला है और इसको फंक्शन करने के लिए कुछ पावर की सप्लाई चाहिए, कुछ करंट चाहिए। इसको आप पावर अलग से नहीं देते हो, यानी अमीटर में या एम्पियर मीटर में आप कोई सेल या बैटरी अलग से फिक्स नहीं करते हो। ये उस सर्किट से ही करंट लेता है जिस सर्किट को मेजर कर रहा होता है, जिसपे करंट को मेजर कर रहा होता है। सो अगर आप उस सर्किट से ही इनपुट ले रहे हो, जिस सर्किट को आप मेजर कर रहे होते हो, जिसपे करंट को मेजर कर रहे होते हो, उसी करंट को यूज कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है। सो पॉइंट सीरीज में कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, करंट को मेजर करता है, कोई भी करंट मेजर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कैसा आपने बनाया है, और इस तरह से उसके हम सॉल्विंग को भी कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीटर के बारे में, अगर आपको समझता है तो हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में समझ लेते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये 3 बेसिक डिवाइसेस हैं, फिर एडवांस डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। ये अपने 10th में पढ़ा भी होगा कि अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, काफी पॉपुलर क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा है वोल्ट मीटर और नेक्स्ट बेसिकली वोल्ट मीटर को V सिंबल से इंडिकेट करेंगे। ये भी 2 टर्मिनल डिवाइस है और इसको भी किसी एलिमेंट के अक्रॉस कनेक्ट करना होता है। पर्पस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो ये इसका सिंबल हो गया, सर्किट में इसको यूज करेंगे। दिस इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across an element in a circuit। और सर्किट में हो या सर्किट के बाहर हो तब भी चलेगा। तो किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। सपोज करिए आपके पास बैटरी है और बैटरी में आपको ये लिख के नहीं दिया है उसने, या जो इरेज कर दिया है जो लिखा था उसके स्पेसिफिकेशंस, आपको नहीं पता है कितने पोटेंशियल, कितने वोल्ट की बैटरी है। तो आपको क्या करना होगा? आपको वोल्ट मीटर को लेना होगा। वोल्ट मीटर का एक ये टर्मिनल, बैटरी के एक ये टर्मिनल और इस टर्मिनल से कनेक्ट कर लो, ये आपका बैटरी है। ये आपको बता देगा कि बैटरी का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या ये 12 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है, किस वोल्ट की है, वो पता चल जाएगा। तो इस बैटरी के साथ आपको कनेक्ट करना था, किस कॉम्बिनेशन में आपने कनेक्ट किया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। इसको हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दिस इज कनेक्टेड in parallel to the element। तो जिस एलिमेंट से का पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए उस एलिमेंट के पैरेलल आपको इसको कनेक्ट करना होगा।
छोटा सा पॉइंट है, थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है। पैरेलल कनेक्ट करते हैं इसलिए रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? पैरेलल में आप जानते हो करंट शेयर होती है और करंट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फेवर करती है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इट हैज लार्ज रेजिस्टेंस। जितना लार्ज रेजिस्टेंस होगा उतनी अच्छी वैल्यू का रीडिंग देगा। आइडियली इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे सकते हैं। So, इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम आरवी से बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, और आइडियली इट इज इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली इट्स लार्ज इनफ। और डिवाइस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसको भी ऑपरेट होने के लिए करंट सर्किट से ही लेनी होती है, तो ये भी इम्प्रिसाइज आंसर देगा, गलत आंसर देगा, करेक्ट आंसर नहीं देगा। बेसिकली गलत नहीं बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, इतना बोल सकते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए अपने पास एक ये रेजिस्टेंस है R1, एक ये रेजिस्टेंस है R2 और एक ये बैटरी है। ये अपने 20 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है इससे। और आपसे पूछता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो अपने को 4 ओम के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, 4 ओम के पैरेलल पर वोल्ट मीटर को लगाना होगा। तो जिसके अक्रॉस लगा होगा उसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो ये जो रीडिंग देगा वो 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इसका बैटरी के अक्रॉस नहीं बता पाएगा और 1 ओम के अक्रॉस नहीं बताएगा। सो जिस एलिमेंट के अक्रॉस आप लगाते हो पैरेलल में, उसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। क्वेश्चन हम इसको दे देते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। सॉल्व कर सकते हो। अगेन इसको आइडियली मान के चलना है, so you can solve it, find how much reading it's going to give. एक आंसर 16 बताया जा रहा है, 16 वोल्ट। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं दोनों केस को लेके चलता हूँ, आइडियल और रियल। इसका रेजिस्टेंस अगर आरवी दिया है तो आप बोलोगे यहाँ से आई करंट जाएगा, ये करंट यहाँ पे 2 ब्रांच में बट जाएगा। लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2। ये I2 करंट को लेगा तभी ये ऑपरेट कर पाएगा, फिर यहाँ से I करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा। ना अगर आपने उसको रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर दिया तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाओगे और फिर एक लूप इक्वेशन, फिर एक लूप इक्वेशन, फिर किरचॉफ करंट लॉ लगा करके सॉल्व करोगे। आपको क्या क्या पता करना चाहिए, अपने को I2 पता करना होगा, I1 पता करना होगा, I पता करना होगा। सो रीडिंग क्या आ जाएगी, रियल सिचुएशन में जो रीडिंग जाएगी, सो हम लोग लिखेंगे रीडिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू वोल्ट की जो पोटेंशियल की रीडिंग है V, वोल्ट मीटर, V को हटा देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज गोइंग टू बी I2 RV। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, इससे जो करंट इसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू आल्सो इक्वल टू I1 4। तो ये और ये पैरेलल में है, सेम पोटेंशियल के होंगे, यही ये मेजर करता है। सो रीडिंग इज दिस। अब आप I1 निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई करो चलेगा, I2 निकाल लो, RV से मल्टीप्लाई करो चलेगा, दोनों से अपने को सेम आंसर आएगा। तो कई बार आपसे ऐसा पूछेगा कि I1 दे देगा और बोलेगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताइए, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस I2 निकाल करके बता सकते हैं, या फिर RV दे देगा तो फिर I1 I2 निकाल सकते हैं, जो भी है। आइडियली क्या होगा, आइडियली RV को हम इनफाइनाइट लेने वाले हैं। तो जैसे RV इनफाइनाइट हुआ, इसका मतलब हुआ इस वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं जाना चाहिए। सो आप पाओगे कि I2 मस्ट बी 0। अगर I2 0 हो गया तो ये पूरा करंट ऐसे पास हो जाएगा,
तब I1 की वैल्यू I के बराबर होगी। सो क्या करता है ये वोल्ट मीटर, जैसे ही आपने कनेक्ट किया ना, तो जो एक्चुअल करंट, वैसे करंट कितना जाना था I, इसके कनेक्ट होने से फिर अब I नहीं रहा, यहाँ पर I1 बन गया, तो इसकी करंट चेंज कर देता है। करंट चेंज करता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर देता है। तो जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो नहीं मेजर करता है, चेंज होकर के मेजर करता है। सो अब आइडियल कंडीशन में इसको हैंडल कर सकते हैं। आई को आई रख सकते हैं। अब इसके लिए किरचॉफ लगा दो। किरचॉफ क्या बोलेगा? 4 into I plus 1 into I is equal to 20. That means I must be equal to 4 ampere. So how much this V reading is going to be? V is going to be I1 into 4. I1 is approximately I, so that's going to be 4 into 4. That is 16 volt. So close to 16 volt हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो ऐसा बोलेगा कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और वोल्ट मीटर लगाया, प्रैक्टिकली मेजर किया, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा? 16 वोल्ट आएगा, 16 वोल्ट से ज्यादा आएगा, 16 वोल्ट से कम आएगा, क्या आएगा बताएं। तो क्या हम बता सकते हैं कि क्या आने वाला है? या ऑफ कोर्स वी कैन। विल इट बी मोर देन, क्या 16 से ज्यादा मेजर कर रहा है या 16 से कम मेजर कर रहा है, क्या कर रहा है? तो आप देखोगे कि ये I1 है। I1 की वैल्यू, एक रिलेशन चल रहा होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I1 की वैल्यू जो है ना, I से छोटी रहने वाली है। तो जब मेजर करेगा तो I1 के साथ मेजर करेगा, तो I1 की वैल्यू 4 से कम होगी, हेंस इसकी जो रीडिंग आएगी वो 16 वोल्ट से कम आएगी। So practically it will be less than 16. Ideally it will be 16. So depending upon the question, its language, अपने को आंसर देना है कि 16 वोल्ट आएगा या नहीं। तो अब क्या करना है, आप पहले उसको आइडियली एज्यूम करो। आइडियली एज्यूम करने के बाद सॉल्व कर डालो और आंसर देखो। फिर इसके बाद ऑप्शंस चेक करके अपने को देखना है कि वो आइडियली आपसे मांगना चाह रहा है, प्रैक्टिकली मांगना चाह रहा है। दोनों कंडीशन के अपने अलग अलग आंसर्स बनते हैं। ओके, सो दैट इज योर वोल्ट मीटर। उससे पहले आपने देखा कि अमीटर था। अमीटर और वोल्ट मीटर both changes the circuit, hence both are not giving the precise values, hence they are not 100% perfect for us. But yes, their utility is very high because this is what we can afford easily, और error is less, so acceptable level तक error रहती है, वो चलता है। Now वोल्ट मीटर में एरर इनफाइनाइट बनाना, आप देखो ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल काम है, और जीरो रेजिस्टेंस बनाना भी हमारे लिए एज ऑफ नाउ इम्पॉसिबल काम है, काइंड ऑफ प्रैक्टिकली। तो अगर आप इनफाइनाइट बनाना चाहते हो तो आपको कंडक्टर से इंसुलेटर पे जाना पड़ेगा, और जैसे आपने इंसुलेटर बना दिया, वोल्ट मीटर को इंसुलेटर का, वुड का बना दिया, प्लास्टिक का बना दिया, तो उसका सर्किट से कनेक्शन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो पॉइंट है इसकी एरर जरूर रहती है। वोल्ट मीटर में जनरली ज्यादा एरर आती है, अमीटर में भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि कैसा इंस्ट्रूमेंट आपका, ऑफ कोर्स। तो वोल्ट मीटर का एक बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसलिए पोटेंशियोमीटर एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, जस्ट लाइक वोल्ट मीटर। बट अनलाइक वोल्ट मीटर, वो अपने को ऑपरेट करने के लिए सर्किट की करंट यूज नहीं करता है। तो कई बार ये थ्योरेटिकली आपसे पूछ लेता है कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर। तो आप बोलोगे कि वोल्ट मीटर को ऑपरेट करने के लिए उसको सर्किट से करंट की जरूरत पड़ती है, और अगर उसने सर्किट से करंट ले लिया, इसका मतलब है उसने सर्किट को चेंज कर दिया। जबकि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होगा जो सर्किट से करंट नहीं लेगा और पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो अगर वो सर्किट से करंट नहीं ले रहा है, इसका मतलब सर्किट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आई गेट माय पॉइंट? सो अगर उसने सर्किट को डिस्टर्ब नहीं किया फिर मेजर कर लिया, इसका मतलब है उसका मेजरमेंट परफेक्ट है, प्रिसाइज है, और एटलीस्ट वोल्ट मीटर से कई गुना अच्छा है। सो उसकी अपनी मैकेनिज्म है, कैसे वर्क करता है वो मैकेनिज्म अपने को समझना है, और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीजें वो समझना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा वो एक व्हीटस्टोन ब्रेस का होगा, बैलेंस्ड वाला। दूसरा गैल्वेनोमीटर करने वाला है। तीसरा जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है कि रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है और वी इज इक्वल टू आई ए आर होता है, ये कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। सो उसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे। उससे पहले अपने को ये कैरी करना है कि जो 3 डिवाइसेस आपने पढ़ी अभी, गैल्वेनोमीटर हो या फिर वोल्ट मीटर हो या अमीटर हो,
तो ये आपस में लिंक होते हैं। हम गैल्वेनोमीटर को यूज करके वोल्ट मीटर बना सकते हैं, हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज करके अमीटर भी बना सकते हैं। सो जो अमीटर है या वोल्ट मीटर है, दैट कैन बी क्रिएटेड जस्ट बाय यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर। सो एग्जाम में कई बार उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, आपको उसको अमीटर में कन्वर्ट करना है, बताइए आप क्या करेंगे और कितना रेजिस्टेंस लेंगे अगर उसको इस रेंज पे ले जाना है तो। सिमिलरली वोल्ट मीटर के लिए भी पूछ सकते हैं, तो वोल्ट मीटर और मीटर दोनों को कन्वर्ट बनाया जा सकता है गैल्वेनोमीटर से। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये नए नए टर्म्स जो मिले हैं, आप इनको एक बार फिर से देखो, डाइजेस्ट करो, इंटरनलाइज करो और फिर ब्रेन में कंसोलिडेट करो। एंड इन्हीं का यूज है, इनको यूज करके फिर हम लोग हायर लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लेंगे। यस सर, इनके अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो जैसे डिफ्लेक्ट होता है, वो आप बताने वाले क्या? कैसे डिफ्लेक्ट होता है वो नहीं, वो अपने सिलेबस पे नहीं है, वो आप अलग से चाहोगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा। हाँ, वोल्ट मीटर को जब हम लोग गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे तो हम ये मान के चलेंगे गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्ट करता है वो बता देते हैं, और फिर उसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करके वोल्ट मीटर से पोटेंशियल कैसे मेजर कर लेते हैं वो बता देंगे। तो जो आपके पार्ट ऑफ द सिलेबस में है, करंट चलने से वो डिफ्लेक्शन कैसे आता है, अगर आप इस बात पे इंटरेस्ट लेते हो तो इट्स मोर लाइक डिजाइनिंग वाला पार्ट, कि जिसमें करंट से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। अपने पास एक है डिवाइस जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उस पे हम लोग ये इनसाइड वाली स्टोरी देखते हैं कि करंट जाने से किस तरह से टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने से किस तरह से डिफ्लेक्शन आता है। तो उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा जब तक हम लोग मैग्नेटिज्म में नहीं चले जाते हैं। तो ये जो डिफ्लेक्शन वाला पार्ट है कि ऐसा क्या होता है कि करंट जाने से ये नीडल हमारी डिफ्लेक्ट करने लगती है। सो उसका इनसाइड वाला मैकेनिज्म आप मैग्नेटिज्म में लर्न करने वाले हो। अभी ये मान के चलना है कि ऐसा होता है, वहां पर आपको दिख जाएगा कि यस ऐसा क्यों होता है, इनसाइड मैकेनिज्म। ओके, any doubt or question if you have you can put forward, otherwise So can you give we are any done for the day. example for 3-terminal device? 3-terminal device या डायोड्स आपने सुने होंगे, लाइक डायोड्स ट्रायोड्स होते हैं। तो वो आप सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे 3-terminal डिवाइस। कुछ ऐसा रहेगा, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। डायोड्स जो होते हैं वो 2 टर्मिनल्स होते हैं, ट्रायोड्स जो होते हैं वो 3-terminal डिवाइसेस होते हैं। कुछ मैं आपको शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ। जंक्शंस होते हैं, ये पी जंक्शन हो गया, ये एन जंक्शन हो गया, ये पी जंक्शन हो गया, पी एन पी ट्रांजिस्टर। सो जो ट्रांजिस्टर है बेसिकली दे आर 3-terminal डिवाइसेस। उसका एक टर्मिनल यहाँ पर होता है, एक टर्मिनल यहाँ पर होता है, एक टर्मिनल यहाँ पर होता है। सो दे आर 3-terminal डिवाइसेस एंड वी यूज इन दिस प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। यह पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में जेईई मेन के। So that's example. Okay. Transistor is an example of 3-terminal device. Okay. Anything else anyone want to ask? Okay, if you don't have any doubts, so see you in the next lecture. Till then, revise this. नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इसको एक बार रिवाइज करके जरूर आइए, सो दैट कि हम आगे की स्टोरी बताएंगे तो आपको समझेगा। बहुत सिंपल है, बट स्टिल नीड टू कीप इन माइंड। ओके, थैंक यू गाइस।